हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मुग़ल काल, जो कि 1506 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला था। हालांकि 1707 के बाद के जो काल को उत्तर मुग़ल काल कहते हैं, लेकिन हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले का जो वीडियो दिल्ली सल्तनत का था वो हम लोगों ने कवर किया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे पहले ज़रूर देख लें, वहाँ से पूरा सिनेरियो समझ आएगा कि 1206 में कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर पानीपत के पहले युद्ध में और यहाँ पे मुग़ल काल की स्थापना की थी। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए इसको आप 2-3 बार में देख सकते हैं और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बना के चलें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और अगर आपने पहले से ये मुग़ल काल पढ़ रखा है तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने को मिलेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, हुआ ऐसा था कि तैमूर ने मध्य एशिया के क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण 14वीं सदी में कर लिया था। लेकिन जब तैमूर की मृत्यु हुई तो तैमूर की मृत्यु के बाद साम्राज्य था छोटे छोटे भागों में विघटित हो गया था। छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय भी हुआ था। इसी में बाबर के जो पिताजी का भी एक पैतृक राज्य था जिसका नाम था फरगना, जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है। तो 1504 में बाबर ने काबुल को जीता था। इसके बाद में 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया था और मुग़ल वंश की भारत में नींव रखी थी। तो आपको यहाँ पे 1506 ईस्वी याद रखना है। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बाबर के पिता तैमूर वंशज थे और इनकी माता थी मंगोल वंशज थी। ठीक है। बाबर 11 वर्षों की अल्पायु में फरगना की गद्दी पे बैठा था, ये भी आपको याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितनी वर्ष की आयु में बैठा था, तो 11 वर्ष की। इसके बाद में 1501 में समरकंद को जीता था और 1504 में काबुल को जीता था बाबर ने। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, जो कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखी गई। तो आपको याद रखना है ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पे रा लगा लीजिए, तुर्की। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। बाबर ने युद्ध में पहली बार बारूद एवं तोपों का प्रयोग किया था पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है। और पहली बार तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तोपखानों का नेतृत्व किसने किया था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां ने किया था। ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, बाबर ने युद्ध में जीत के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप भेंट प्रदान की, जो कि आगे जाके खाली रिक्त जो कोष भंडार थे, राजकोष, वो खाली होने का ये भी एक मुख्य कारण है कि एक एक सिक्का काबुल वासियों को उपहार स्वरूप भेंट किया था बाबर ने। इस युद्ध में विजय का श्रेय बाबर ने धनुर्धारियों को दिया था। ठीक है। बाबर द्वारा जीते गए अन्य युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये। तो पहला तो पानीपत का युद्ध हो गया, उसके बाद खानवा का युद्ध राणा सांगा, जो चित्तौड़ के राजा थे, इनके साथ हुआ। बाबर ने ये सारे युद्ध जीते थे, बस आपको सन याद रखनी है। 1526 में तो हुआ था पानीपत का युद्ध और अगले ही साल 27 में हुआ था खानवा का युद्ध। तो बाबर की जीत हुई यहाँ पे और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध अगले साल हुआ 1528 में। चंदेरी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें वहाँ के राजा मेदिनी राय की हार हुई थी। इसके बाद में अगले साल घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। इसमें क्या था, बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना की पराजय हुई थी, क्योंकि इससे पहले इब्राहिम लोदी अफ़गानों की सरकार अफ़गानों की यहाँ पे शासन था। तो बिहार और बंगाल में भी अफ़गानों का ही शासन था। तो उन लोगों ने वो चाहते थे कि बाबर को फिर से गद्दी से हटा के अफ़गान का शासन कायम करें। इस चक्कर में मिलके युद्ध लड़ा था, लेकिन फाइनली बाबर की यहाँ पे जीत हुई थी। ठीक है। इस युद्ध के पश्चात बाबर का भारत में स्थायी रूप से अधिकार हो गया। ठीक है। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा।
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाबर विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के समकालीन था। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं कि ये किसके समकालीन था, इसके समकालीन कवि कौन थे। तो बाबर था विजयनगर साम्राज्य, तो दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था, कृष्णदेव राय के समकालीन था। ठीक है, इसके बाद में बाबर के बाद में हुमायूं आते हैं, बाबर का बेटा। तो साथियों, मुग़ल काल में कौन कौन था, इसके लिए एक ट्रिक होती है, आपने शायद सुनी होगी, भाजशाह। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और जहांगीर के बाद यहाँ पे शाहजहां और औरंगज़ेब। ठीक है, शाहजहां और औरंगज़ेब। ठीक है, तो ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये मुग़ल काल में इन्हीं लोगों के हम बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद में औरंगज़ेब के बाद में जो 1707 में औरंगज़ेब की मौत हो गई थी, इसके बाद 1857 तक के जो काल को उत्तर मुग़ल काल कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा मतलब कमज़ोर शासक ही आए थे, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं हुमायूं के बारे में। तो यहाँ पे बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। जन्म इसका काबुल में हुआ था। 1530 में 22 वर्ष की अल्पायु में हुमायूं आगरा में राज्याभिषेक हुआ था हुमायूं का। ठीक है, 1530 से 40 तक, लेकिन यहाँ पे गैप हो गया 1555 से 56 तक। इस गैप में शेरशाह सूरी ने शासन किया था। उस चीज़ को भी हम आगे भी देखेंगे, कैसे क्या स्टोरी थी, वो सारी देखते हैं। हुमायूं के सबसे बड़े शत्रु अफ़गान थे, क्योंकि इससे पहले जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी अफ़गान वंशज का ही था, लोदी वंश अफ़गान वंशज ही था। तो वो लोग चाहते थे कि मतलब मुग़लों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। ठीक है, तो बाबर पे तो उनका चला नहीं, तो उन्होंने हुमायूं पे टारगेट किया, उसके बेटे पे। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या क्या थीं? हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ देखते हैं। साम्राज्य का एक तो विभाजन हो गया था 4 भाइयों में। ठीक है, उसके बाद रिक्त राजकोष, अभी हमने बताया था कि एक एक चांदी का सिक्का बांटा था। इसके बाद राजपूत समस्या थी, राणा सांगा ने हालांकि बाबर को इनवाइट किया था अटैक के लिए, लेकिन राणा सांगा को क्या पता था कि बाबर उससे ही युद्ध कर लेगा। इस चक्कर में राणा सांगा भी अपनी समस्या थी। उसके बाद अफ़गानों की समस्या थी। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कैसे इसे डील किया गया। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार किले को घेर डाला। चुनार किला मिर्ज़ापुर यूपी में है, इसको घेर डाला 1532 में। यह अफ़गान नामक शेरशाह के अधीन था। ठीक है, शेरशाह सूरी के ही अधीन था, तो शेरशाह के अधीन था। अब बात को समझो, शेर खां और शेरशाह का ही नाम शेर खां था। ठीक है, तो शेर खां और हुमायूं का समझौता हुआ। शेर खां ने क्या किया, अपने पुत्र कुतुब खां को एक अफ़गानी टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेना में भेजने का स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम अपने बेटे को आर्मी के साथ में तुम्हारे मतलब उसमें भेज दे रहे हैं। और बदले में क्या किया कि चुनार का किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया हुमायूं ने। ये एक तरीके से गलती भी हुमायूं की हुई, क्योंकि यही शेरशाह बाद में कब्जा कर लेगा दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने बात को समझ लिया होगा। इसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में चुनार के किले के बाद हुमायूं आगे बढ़ गया बंगाल में, और बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। तो उसी शेर खां ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा दिया, एवं हुमायूं भागकर अपनी जान हुमायूं ने बचाई। ठीक है, इसके बाद में चौसा का युद्ध, चौसा है कहाँ पे, तो चौसा साथियों बक्सर में है, बक्सर बिहार में। ठीक है, बक्सर ज़िला है बिहार में, तो वहाँ पे है। चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने अपने आप को शेरशाह की उपाधि धारण की, इसीलिए पूरा बोलते हैं शेरशाह सूरी। ठीक है, इसके बाद में 1540 में युद्ध हुआ। अगली साल ही बेलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, तो 39 में हुआ। 39 में अभी हुआ था
चौसा का युद्ध और 40 में हुआ बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। हुमायूं की फिर से इसमें हार हुई, शेरशाह सूरी की जीत हुई और दिल्ली एवं आगरा पर अब पूर्णतः अधिकार हो गया शेरशाह सूरी का। हिंदुस्तान की राज सत्ता एक बार फिर से अफ़गानों के हाथ में आ गई। ठीक है, तो राजधानी बनाया आगरा को। इससे पहले इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश था, वो अफ़गानी था। ठीक है, हुमायूं सिंध चला गया। ठीक है, और वहीं हमीदा बानो से निकाह किया और हुमायूं का बेटा अकबर भी वहीं जन्मा। इसके बाद ने हुमायूं ने निर्वासन जीवन काबुल में व्यतीत किया। ठीक है, काबुल में व्यतीत करने के बाद 1545 ईस्वी में कंधार एवं काबुल पर अधिकार किया। अब 1545 में इसने फिर से अटैक चालू किया, कंधार और काबुल को अधिकार में लिया। 1555 में लाहौर पर अधिकार किया और पंजाब पर अधिकार किया। ठीक है, लाहौर और पंजाब पर अधिकार करने के बाद में सरहिंद का युद्ध हुआ। तब तक शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी थी और शेरशाह सूरी का जो बेटा था सिकंदर शाह सूरी, ये सत्ता में था। तो सरहिंद का युद्ध, सरहिंद पंजाब में स्थित है, तो अफ़गान सेना का नेतृत्व कौन करेगा? उसका बेटा करेगा, सिकंदर शाह सूरी। और मुग़ल सेना का नेतृत्व कौन करेगा? बैरम खां। बैरम खां ये किसकी तरफ से करेगा? हुमायूं की तरफ से, जो कि हुमायूं का बहुत ही खास था, जो अकबर का संरक्षक बन के भी रहा था। और इसमें अफ़गानों की हार हुई। ठीक है, अफ़गानों की हार हुई मतलब सिकंदर शाह सूरी की इसमें हार हो गई और एक बार पुनः दिल्ली की गद्दी है वो हुमायूं को मिल गई। कब मिल गई? 1555 में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई और 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, तो अब देखते हैं अकबर की 1556 से 1605 का काफ़ी लंबा समय था अकबर का। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर से संबंधित है, आपको याद रखना है। 1556 में ही हुआ था जब अकबर का शासनकाल स्टार्ट हुआ था। अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, जो अभी अभी सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की तरफ से नेतृत्व किया था। अकबर की फाइनली जीत हुई। आपको याद रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, बैरम खां पंजाब का सूबेदार एवं हुमायूं का विश्वास पात्र था। जो भी एरिया होते थे उनमें सूबेदार होता था और वो रिपोर्ट करता था शासक को। हुमायूं का विश्वास पात्र था बैरम खां। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में हुमायूं की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर बैरम खां ने अकबर को, जब 13 वर्ष की उम्र अकबर की थी, उसी स्थान पर ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया था। ठीक है, जैसे कि खबर मिली गुरदासपुर में बैरम खां को तो कि हुमायूं की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई, तो हुमायूं मतलब बैरम खां ने क्या किया था? ईंटों का सिंहासन बना के अकबर का वहीं पे राज्याभिषेक करा दिया था, क्योंकि विश्वास पात्र था ये। अगला देखते हैं, जिसे हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने हराया था। इसने 22 लड़ाइयाँ लड़ चुकी थी, इनमें से एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। ठीक है, इसलिए आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की थी। तो आपको ये भी याद रखना है। अब कैसे ये युद्ध में हार हुई वो चीज़ देख लेते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध में क्या था कि हेमू बिल्कुल जीत के करीब था, लेकिन हेमू की आंख में एक तीर आके लगा था, जिससे वह हाथी के हौदे से गिर गया था और इसकी जीत थी वो हार में बदल गई थी। अच्छा, इसके बाद जो 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा था 60 तक, तो इस काल को बैरम खां का संरक्षण काल कहते हैं। ठीक है, और ये बैठक मतलब कब तक बना था? 1605 तक रहा था अकबर। ठीक है, 1605 तक रहा था। तो बैरम खां का संरक्षण काल 56 से 60 तक, और तो बैरम खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी, ये आपको याद रखना है। बैरम खां जब अकबर बड़ा हो गया, जब उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो बैरम खां अपने मक्का मदीना घूमने जा रहे थे। तो मक्का जाते समय क्या हुआ था? पाटन गुजरात में बैरम खां की हत्या मुबारक खान के द्वारा कर दी गई थी।
फिर अकबर ने क्या किया था कि बैरम की जो विधवा थी उनसे विवाह कर लिया था और उसके पुत्र को गोद ले लिया था, और इसी बैरम खां के पुत्र को अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया था। वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अकबर के राजनीतिक अभियान क्या क्या रहे। मालवा को विजय किया था 1561-62 में। आमेर और मेड़ता को, राजपूतों के साथ अकबर के मित्रता एवं वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मेवाड़ पे भी यहाँ पे जीता था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने स्वयं अभियान किया था एवं चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। फिर भी राजा उदय सिंह थे, इन्होंने राजधानी को उदयपुर राजधानी बनाकर मुगलों का वहाँ से विरोध किया था, ठीक है। ये राजा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी ही थे, ठीक है। अकबर को यहाँ कठिन परिश्रम करने पड़ा एवं जिहाद का नारा यहाँ दिया था। माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अकबर ने कत्लेआम का निर्देश दिया था, जो अकबर के शासनकाल में कलंक माना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ विजय पे कत्लेआम का आदेश दिया था, तो ये कलंक माना जाता है। फिर रणथंभौर पर विजय प्राप्त करी थी 1569 में। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर पे 1570 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। तो 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे। तो राज्याभिषेक में महाराणा प्रताप का गोकुंडा में हुआ था। राजधानी कुंभलगढ़ बनाई थी, ठीक है। कुंभलगढ़ का किला आपने सुना होगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध था, ये अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था 1576 ईस्वी में। अकबर की यहाँ पे जीत हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस युद्ध में मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? आसफ खां और मान सिंह ने, ठीक है। जो सवाई मान सिंह है इन्होंने, और आसफ खां ने। महाराणा प्रताप का नेतृत्व किया था हकीम शाह सूर ने और भीलों की संयुक्त सेना ने। और महाराणा प्रताप का भामा शाह ने, मतलब भामा शाह ने भी महाराणा प्रताप की साइड से ही मदद की थी। अबुल फजल ने इस युद्ध को खामनौर का युद्ध कहा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या है कि भले ही युद्ध हार गए हों, लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। और महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष की डोरी चढ़ाते पे हुई थी, ठीक है। इनके पुत्र अमर सिंह ने जब शासक बना, इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। हालांकि बाद में जहांगीर के साथ अपनी शर्तों के हिसाब से समझौता कर लिया था, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं गुजरात पर विजय। अकबर ने गुजरात पर विजय के बाद में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो गुजरात पर विजय की आपको सन भी याद रखनी है, 1572-73 में। तो क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा किसकी विजय बनवाया था? तो गुजरात की विजय पे। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। इसके बाद बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध की विजय की थी। और दक्षिण भारत में भी उस समय दक्षिण भारत 4 भागों में डिवाइड था: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। दक्षिण विजय के बाद अकबर ने बादशाह की पदवी धारण करी थी। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर समाप्त कर दिया था। इबादत खाना की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना का काम होता है कि मतलब इसमें धार्मिक चर्चा का आयोजन किया जाता है। अकबर के गुरु कौन थे? अकबर के गुरु लतीफ़ खां थे। दीन इलाही धर्म कह सकते हैं कि स्थापना की थी, लेकिन एक तरीके से धर्म से नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ था एक ईश्वरवाद। हालांकि कई लोगों ने इसे मतलब गलत बताया। इसमें ऐसा था कि भाई मतलब अलग इसके नियम थे कि मांस वगैरह भी नहीं खा सकते, और इसमें मतलब हिंदू, मुस्लिम सारी जातियों के लोग इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि इसमें एक ईश्वरवाद का ही था कि एक ही ईश्वर है, इस तरीके से। खैर जो भी हो, अबुल फजल इसमें प्रधान पुरोहित था, जो
दीन इलाही स्वीकार करना चाहता था, इच्छा रखता था, वो इसे अकबर के पास लेके आता था। ठीक है, अकबर उसे पगड़ी पहना के उसका मतलब उस धर्म में स्वागत करता था। हालांकि इलाही सोने के सिक्कों को भी कहते हैं, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो अकबर के 9 रत्नों में बीरबल का नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम था महेशदास, ये भी याद रखना। ये वक्ता और कहानीकार थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी, ये ध्यान रखना है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, भूमि सुधार संबंधित कार्यों के लिए टोडरमल थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तानसेन के बारे में कौन नहीं जानता कि तानसेन भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जो गायक थे, जन्म इनका ग्वालियर में हुआ था। असली नाम इनका था रामतनु पांडे। और इनकी कृतियाँ थीं मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। ठीक है, इसके बाद में मानसिंह थे, जो सवाई मानसिंह कछवार राजपूत थे, ये भी थे। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां का पुत्र था, इसे भी 9 रत्नों में शामिल किया गया था। इसने बाबरनामा को फ़ारसी में अनुवाद किया था। बाबरनामा वैसे कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। ये बाबर की आत्मकथा थी, इसका फ़ारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। फैजी था, जो अबुल फजल का बड़ा भाई था। और मुल्ला दो प्याजा, जो अकबर का सलाहकार था। और लास्ट था हकीम हुकाम, जो रसोई का प्रधान था और लिपि और कविता समझने का विशेषज्ञ था। तो कुल मिला के ये 9 थे। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि इनमें से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं है, तो वहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अकबर मुग़ल वंश का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि बाबर के बाद में हुमायूं जब आया तो हुमायूं ने बीच में शेरशाह सूरी ने भी यहाँ पे क्या है शासन किया था दिल्ली पे। तो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि मुग़ल वंश नहीं रहा था। तो वास्तविक शासक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अकबर को हम कहेंगे कि अकबर यहाँ का वास्तविक शासक था। तो अकबर की मृत्यु के बाद अकबर का बेटा है हुमायूं गद्दी पर बैठता है। अभी हमने देखा था यहाँ पे भाज शाह। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, अब जहांगीर, फिर शाहजहां और उसके बाद औरंगजेब। ठीक है, तो अब जहांगीर का देखते हैं। 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अकबर का पुत्र था, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। तो इसके बचपन का नाम सलीम था। गद्दी पर बैठा जहांगीर नाम से। 1605 में शासक बना था। आगरा किले के शाह बुर्ज के मध्य न्याय की जंजीर लगवाई थी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, उस जंजीर को मतलब हिला देता था, तो उससे डायरेक्ट मतलब जहांगीर को पता चलता था कि भाई किसी को मेरी ज़रूरत है, तो वो वहाँ से उसका न्याय करवाता था। जहांगीर के भाई खुसरो ने विद्रोह किया। सिखों के 5वें गुरु ने समर्थन किया था जहांगीर के भाई खुसरो का। सत्ता के लिए विरोध किया होगा, जाहिर सी बात है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने समर्थन किया जहांगीर के भाई का। तो जहांगीर ने अर्जुन देव को मौत के घाट उतरवा दिया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जहांगीर ने अर्जुन देव को। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, तो इनको औरंगजेब। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। हत्या करवा दी थी दोनों की। इसके बाद जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। ठीक है, बचपन का नाम नूरजहां का मेहरुन्निसा था। हालांकि जहांगीर से शादी होने से पहले नूरजहां की शादी हो चुकी थी। इनके पति का नाम शेर अफगान था, जिनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जहांगीर ने नूरजहां से शादी करी थी। तो पहले जो शादी हो चुकी थी उससे एक पुत्री थी लाडली बेगम, और जहांगीर और नूरजहां का बेटा था शहरयार। तो इन दोनों की फ़िलहाल तो शादी हो गई थी। ठीक है,
शाही आदेश पर बादशाह के साथ नूरजहाँ के भी हस्ताक्षर होते थे। कोई भी शाही आदेश जारी करना है तो जहांगीर के साथ में नूरजहाँ के भी हस्ताक्षर होते थे। मेवाड़ शासक अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था जहांगीर के सामने, मतलब अपनी शर्तों पे ही समर्पण किया था, इस तरीके से आप कह सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जहांगीर से संबंधित क्वेश्चन कि कैप्टन हॉकिंस जो था 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के दरबार में लाया था, लेकिन अकबर की तब तक मौत हो गई थी 1605 में, तो जहांगीर से आगरा में मिला था। तो जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंग को। 1608 में आया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। जेम्स प्रथम का राजदूत था ये। इसके बाद में सर थॉमस रो आया था 1615 में, ये भी जेम्स प्रथम ने भेजा था। यह सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापार करने का फरमान प्राप्त करने में सफल रहा था। इस तरह से अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने कंपनी यहाँ स्थापित करी और कैसे भारत पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया, वो सब इसी तरह से देखेंगे। बस आप इस सीरीज़ में अगर आपको पसंद आ रही है तो इसमें बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब साथियों देखते हैं कि शाहजहां जो कि जहांगीर का बेटा था और जहांगीर और जोधाबाई का पुत्र था। ये जहांगीर और जोधाबाई का पुत्र था। हालांकि जहांगीर की नूरजहाँ से भी शादी हुई थी, तो नूरजहाँ से जो यहाँ पे हमने देखा था कि जहांगीर की नूरजहाँ से भी शादी हुई थी और नूरजहाँ से जो बेटा पैदा हुआ था वो शहरयार नाम था। अभी इसकी दोनों की आगे स्टोरी आएगी तो आपको याद रखना ये चीज़ कि जहांगीर का नूरजहाँ से बेटा था शहरयार और जोधाबाई से जो बेटा था उसका नाम था शाहजहाँ, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था। और शाहजहाँ की शादी हुई थी अर्जुमंदो बानो बेगम, जिसका नाम मुमताज़ महल था, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया। तो याद रखना है कि शाहजहाँ की वाइफ का तो नाम मुमताज़ महल सबको पता होगा, लेकिन शाहजहाँ की जो मदर का नाम जोधाबाई था। हालांकि शाहजहाँ की सौतेली मदर का नाम क्या था? नूरजहाँ था। तो आपको इस तरीके से सारी बातें याद रखनी है। जहांगीर की मृत्यु के बाद पहली बार मुग़ल काल में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ। अब युद्ध होने की वजह थी कि शाहजहाँ दक्षिण भारत में था, नूरजहाँ ने राजकुमार शहरयार जो नूरजहाँ का बेटा था उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि नूरजहाँ भी मतलब जहांगीर के शासनकाल में हस्तक्षेप करती थी, तो उसने क्या उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। युद्ध जीतने के बाद शाहजहाँ का राज्याभिषेक आगरा में हुआ। हालांकि शाहजहाँ ने फिर युद्ध लड़ा अपने अधिकार के लिए और आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपने पिता अकबर द्वारा बनवाए मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, ठीक है, एवं मुस्लिम कन्याओं का विवाह निषिद्ध कर देता है। ठीक है, शाहजहाँ का दरबारी कवि कुदसी और अबूकालीन था। दरबारी इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब देखते हैं शाहजहाँ कोहिनूर जड़ित जो तख्ते ताउर था, मतलब कोहिनूर हीरा जिसमें जड़ा हुआ था, मयूर सिंहासन जिसे बोलते हैं, तो ये शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के शासनकाल को कहते हैं, आपको याद रखना है। शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी। ठीक है, आगरा से दिल्ली करी थी। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। इसमें से आपको सबसे जो बड़ा पुत्र था उसका नाम दारा शिकोह था और एक औरंगजेब था। इन 2 के नाम आपको खासकर याद रखने हैं। बाकी एक शाह शुजा था और दूसरा मुराद बख्श था।
तो शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। उत्तराधिकारी की लड़ाई शाहजहाँ के जीवन काल में ही शुरू हो गई थी। दारा शिकोह शाहजहाँ का विश्वास पात्र था, क्योंकि वो अपने पिता के साथ ही रहता था, जो बड़ा वाला बेटा। तो देवराई की घाटी में युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के हुआ, मतलब भाई भाई के मध्य हुआ। औरंगजेब ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दारा शिकोह और दूसरा इसका जो भाई था मुराद बख्श को मृत्युदंड दे दिया। तो ये अच्छा काम नहीं किया था औरंगजेब ने, इसलिए औरंगजेब को बहुत क्रूर कहा जाता है। और एक काम और किया था कि शाहजहाँ को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर रखा था, मतलब अपने बाप को ही कैद कर दिया था। इसके बाद में 1666 में किले के अंदर ही शाहजहाँ की मौत हो गई थी। जिसने इतना बड़ा ताजमहल बनाया, इतने समय तक शासनकाल हुआ, उसकी मौत इस तरीके से हुई। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा, 1707 तक रहा। ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। 1707 में हुई। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। हिंदुओं पर जजिया कर इसने फिर से लागू कर दिया। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, इन्हें मृत्युदंड दिया। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और उसने कुरान शरीयत को अपना शासन का अधिकार बनाया। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में अनेक हिंदू मंदिर तोड़वाए गए, क्योंकि उसे विश्वास था कि मंदिर षड्यंत्र और राजद्रोह कार्रवाई का केंद्र बन चुके हैं। 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। बाद में जो कम कम समय के लिए शासक आए, उस काल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है, 1707 से 1857। अब देखना, इतना बड़ा शासन, जो शासन का एरिया था, ये कैसे एक लाल किले तक ही सीमित रह जाता है उत्तर मुगल काल में। ठीक है, इसको भी अभी हम देखेंगे, बहुत छोटा सा ही, थोड़ा सा ही बचा है ये उत्तर मुगल काल, ज़्यादा समय का नहीं है। इससे पहले हम मुगल कालीन स्थापत्य, मतलब जो बिल्डिंग वगैरह बनी थी, निर्माण कार्य हुए थे, उनसे संबंधित चीज़ें देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थापत्य की बात करें तो शुरुआत तो बाबर ने की थी। विकास अकबर के टाइम हुआ था डेवलपमेंट, लेकिन पीक पॉइंट पे शाहजहाँ ने कराया था। तभी स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। पतन औरंगजेब ने, क्योंकि जो स्थापत्य हुआ था औरंगजेब ने और तोड़वा दिया था, उसके बाद हुआ भी नहीं। बाबर ने बाबरी मस्जिद और आगरा का रामबाग का निर्माण कराया था। बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में है। अच्छा, अकबर ने क्या क्या चीज़ें बनवाई थी? एक तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है, आगरा का किला, लाहौर किला, फतेहपुर सीकरी का किला और बुलंद दरवाज़ा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती ये अलग हैं, जिनका मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में है, वो अलग हैं, ठीक है। तो सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल और बीरबल महल, ये सब कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर का जो शासनकाल था उसे स्थापत्य कला का विश्राम काल कहा गया। हालांकि जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया सिकंदरा में, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में बनवाया और जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनवाया। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ये ऐसे याद रख सकते हैं, जहांगीर में भी हा आता है और लाहौर में भी हा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। अब देखते हैं शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया। तो शाहजहाँ ने क्या है, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहाँ के काल को। और मुमताज़ महल की याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था भाई। डिज़ाइनर कौन थे ताजमहल के? उस्ताद अहमद लाहौरी। और डायरेक्टर मतलब निर्देशन किसका था? उस्ताद ईसा खां। तो ये दो नाम संबंधित हैं ताजमहल से, आपको दोनों के नाम याद रखने हैं यहाँ पे। 22 सालों तक काम चला था इसका, फिर ताजमहल बन गया था। ताजमहल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये प्रथम स्मारक थी विश्व विरासत सूची में, भारत की प्रथम स्मारक थी जो विश्व विरासत सूची में ऐड हुई थी और 1983 में ऐड हुई थी।
शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया था। इस किले में रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास है। ठीक है। लाल किले में जो मोती मस्जिद है वाइट कलर की, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और मोती मस्जिद के बाईं तरफ हयात बख्श बाग है, काफ़ी सुंदर है। इसमें सावन मंडप और भावन मतलब भादव मंडप थे। इसके बाद बीबी का मकबरा है, ये औरंगाबाद में स्थित है। इसे दक्कनी ताज कहते हैं, ताजमहल की तरह ही ये दिखता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर के बेटे ने अपनी माँ की याद में करवाया था। ठीक है। बीबी का मकबरा अकबर के बेटे ने मतलब औरंगजेब के बेटे ने अपनी माँ के याद में कराया था। नाम था इसका आजम शाह। ठीक है। तो इसके बाद मुग़ल कालीन साहित्य देख लेते हैं। बाबरनामा तुर्की भाषा में, बाबर की आत्मकथा। हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था और आईने अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी थी। जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखा था और फ़ारसी भाषा में था ये। ठीक है। बाबरनामा तो तुर्की में था, ये फ़ारसी में था। चलिए अब उत्तर मुग़ल काल बचा, इसे भी देखते हैं। बहुत अच्छी कहानी इसकी भी है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई। इसके बाद उसका बेटा मुअज्जम, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम नाम से, गद्दी पर बैठा। 1707 से 1712 ईस्वी तक ही ये इसका शासन रहा, ओनली 5 ईयर्स। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इसका बढ़िया मेल मिलाप था। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के साथ युद्ध में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। अभी जब हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे तो बंदा बहादुर को हम डिटेल में देखेंगे। फ़िलहाल तो पहले यहाँ पे एक हल्की सी नज़र डाल लेते हैं कि जो कार्यकाल रहा है उत्तर मुग़ल काल में वो कैसा रहा। जैसे बहादुर शाह प्रथम तो यहाँ पे 1707 से 12, और यहाँ पे जहांदार शाह 1 ही साल, फर्रुखसियर 6 साल। फर्रुखसियर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो ये 1719 में 2 लोग बन गए, तीसरा यहाँ पे बन गया। ठीक है। आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ तृतीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 तक रहा। ये सब अभी देखते हैं। इनके बारे में कुछ के ही इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं पॉइंटों को हम देखेंगे ओनली। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि ना होने के कारण, शासकीय क्षमता में अभिरुचि नहीं थी, इसलिए शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। शाहे बेखबर उपनाम लोगों ने रख दिया था। ठीक है। इसके बाद जहांदार शाह जो 1712 से 13 तक रहा। आमेर के राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई जयसिंह की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवाई जयसिंह की उपाधि किसने दी थी, तो जहांदार शाह ने दी थी, एवं मालवा का सूबेदार बनाया था। इनका नाम था लंपट मूर्ख। ठीक है। अब 1713 ईस्वी में इनके भतीजे ने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर इनकी हत्या करवा दी थी। और इसके बाद फर्रुखसियर बनता है यहाँ पे शासक, और ये इनका जो भतीजा था जहांदार शाह का, इसका नाम फर्रुखसियर ही था, तो फर्रुखसियर बनता था। तो भाई इसे सैयद बंधुओं ने बनवाया था। ये सैयद बंधु आपको मतलब जानने ज़रूरी हैं कि ये कौन कौन थे। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली को सैयद बंधु कहते थे, किंग मेकर। इन्होंने 4 बार किया हुआ था कि अपने हिसाब से शासक बनवाए थे। फर्रुखसियर को वजीर बनवाया गया, और मीर बख्श भी एक पद होता था, वो दूसरे को मिला हुसैन अली को। फर्रुखसियर का उपनाम था घृणित कायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी के जरिए अंग्रेज़ों को व्यापारिक छूट प्रदान करी थी, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्ड कहा जाता है। तो किसके शासनकाल में? फर्रुखसियर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह बना, हालांकि काफ़ी लंबे समय तक रहा। ठीक है, लेकिन तब तक खेल ख़त्म हो चुका था, कुछ काम धाम तो नहीं कर पाए। इसी के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का स्थापना हुई मोहम्मद शाह। ठीक है, जैसे बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में
सआदत खां, हैदराबाद में चिनक्लीज खां और भरतपुर में बदन सिंह। तो हुआ ऐसा था कि यहाँ के जो सूबेदार थे उन्हें पता चला कि हमारा शासक है वो एकदम निष्क्रिय है और शासक के भरोसे हम सत्ता चला नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। खैर इससे मोहम्मद शाह को भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय के शासक इतना हेडक नहीं लेते थे, क्योंकि उनके बस की बात भी नहीं थी यहाँ पे। इसके बाद में देखते हैं कि नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसने आक्रमण किया। 50 दिन तक दिल्ली में लूटपाट की। मयूर सिंहासन को भी उठा के कोहिनूर हीरा को भी ले के चला गया। अब बताओ भाई, 50 दिन तक लूटपाट करी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में या मुग़ल काल के समय क्या किसी की इतनी हिम्मत पड़ी थी कि 50 दिन तक दिल्ली में लूटपाट करे? नहीं। इसीलिए इसे उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो शासक के नाम पे एकदम अब बेकार ही थे मतलब। इसलिए मोहम्मद शाह का उपनाम था रंगीला बादशाह। ठीक है। आलमगीर द्वितीय से संबंधित एक पॉइंट है कि जो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे एक सीक्वेंस में। इसमें जो दिल्ली का शासक था उस समय आलमगीर द्वितीय था। हालांकि इनका प्लासी के युद्ध में कोई इनका वो नहीं था, भाग इन्होंने नहीं लिया था, लेकिन पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध समय दिल्ली का शासक कौन था, मतलब तो आपको बताना आलमगीर द्वितीय। ठीक है। शाह आलम द्वितीय 1964 नहीं 1664 यहाँ पे होना चाहिए, 1764। ठीक है। शाह आलम द्वितीय 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब सिजाउद्दौला, इसके बाद दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय। तीनों ने मिलकर लड़ा था। तो पूछ लेते हैं कि भाई कौन कौन था, तो आपको याद रखना है। शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। क्योंकि समय ये आ गया था 1764, तो यहाँ तक अंग्रेज़ों ने काफ़ी एरिया को कवर कर लिया था। अकबर द्वितीय के काल में मुग़ल बादशाह मात्र लाल किले तक सीमित रह गया कि भाई आप बादशाह हो, बढ़िया बात है, लेकिन आपका जो एरिया है वो लाल किला के अंदर तक ही है। ठीक है। अकबर द्वितीय अंग्रेज़ों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुग़ल शासक था। ठीक है। मतलब नाम मात्र के शासक थे ये। अकबर द्वितीय ने तब भी भाई राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी। खैर ऐसे उपाधि का क्या मतलब जिसमें मतलब राजा में ही दम ना हो। खैर देखते हैं। बहादुर शाह द्वितीय जो कि अंतिम यहाँ के शासक थे, बहादुर शाह द्वितीय, जैसे बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी आपने कई जगह पढ़ा होगा। तो ये जफ़र के उपनाम से शायरियाँ लिखा करते थे, इसलिए इनका उपनाम बहादुर शाह जफ़र हुआ। 1857 की क्रांति में जब किसी को मतलब नहीं समझ आया कि भाई किसे हेड बनाया जाए, तो लोगों ने कह दिया भाई आप तो दिल्ली के शासक हैं, तो आपको ही संभालनी पड़ेगी बागडोर। तो 1857 के संग्राम में विद्रोही का साथ देने के कारण इन्हें रंगून म्यांमार जेल में भेज दिया गया। 1862 में इनकी वहीं पर मृत्यु हो गई और अंतिम बादशाह मुग़ल बादशाह की मृत्यु हो गई और भारत में मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया 1857 में। तो साथियों आपने देखा कि कैसे बाबर 1526 में बाबर ने कैसे मुग़ल वंश की स्थापना करी थी। 1707 तक औरंगज़ेब ने किस तरीके से इसे चलाया था और इसके बाद में जफ़र के टाइम में किस तरीके से ख़त्म हो गया। तो आपने पूरा देखा होगा ये वीडियो, और कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि और आगे आप वीडियो किस चैप्टर पे चाहते हैं वो भी बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।